इनविंसिबल आयरन मैन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टोनी स्टार्क और मारिया हिल जो है अपने बेस से निकलने की तैयारी करते हैं और आयरन मैन उसको जॉब देता है कि तुम जब इस बेस से निकलो तो उसकी सारी की सारी आर्मरी को खत्म कर देना, क्योंकि हम देखते हैं कि इस आर्मरी के अंदर बेसिकली टोनी स्टार्क के काफी ज्यादा सूट्स मौजूद होते हैं जिसका नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है फायदा उठा सकता है। तो इसलिए टोनी स्टार्क वहां से अपना एक आर्मर लेकर निकल जाता है भागने के लिए और दूसरी तरफ मारिया हिल उस इंडस्ट्री को उड़ा देती है। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा साथ में कि पेपर पॉट जो है वो अपने उसको एक नया आर्मर मिलता है, रेस्क्यू आर्मर, उसके जरिए वो जो है अब नॉर्मन ऑसबॉर्न से भाग रही है क्योंकि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने सारे ऑफिस वगैरह स्टार्क के जब्त कर लिए हैं। अब आगे और यहीं हम शिफ्ट होते हैं यहाँ से सीधा पेपर पॉट्स के सूट के अंदर और वो बोलती है कि ओ हेलो, क्या सारे सिस्टम ऑनलाइन हैं? इनिशियलाइजिंग ऑल सिस्टम्स, गुड आफ्टरनून मिस पॉट्स। तो बोलती कि ओ वाओ, हाय जारविस, कैसे हो तुम? तो बोलता कि यस मैम, बिल्कुल, जस्ट अनदर रेदर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम। मिस्टर स्टार्क ने मुझे खास आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे इस सूट के अंदर डाला है जो कि मार्क 1616 है। तो वहाँ पे पेपर बोलती है कि 1616 मतलब टोनी स्टार्क ने 1600 आर्मर्स बनाए हैं? तो बोलता कि नहीं मैम, ये वैसी बात नहीं है। तो बोलती कि ओ, मुझे लगा कि सच में ये आर्मर्स का नाम है और मैं आपके सूट में हमेशा आपके साथ मौजूद रहूंगा ताकि आपके और आपके मार्क 1616 के बीच जो गैप है उसको मैं फुलफिल कर सकूं। आप मुझे अपने दिमाग के जरिए जो कहना चाहती हैं मैं आपको पहले से ही समझ जाऊंगा और स्टार्क डेटा स्पाइन के जरिए आप इस वक्त डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, जिसके जरिए 96,000 फेवरेट सॉन्ग्स आपके पहले प्लेलिस्ट में मैंने डलवा दिए हैं। तो पेपर बोलती कि अच्छा, वाकई ने टोनी ने अच्छा काम किया है जो है मेरी खिदमत करने के लिए। ये रिपल्जेंट टेक्नोलॉजी डिस्क जो है जो इस वक्त आपकी चेस्ट के अंदर लगी हुई है, ये इस सूट को पावर प्रोवाइड करती है और उसके साथ साथ मिस्टर स्टार्क ने आपके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंसमेंट्स करे हैं, मैं वो देख सकता हूँ, वो काफ़ी बायोलॉजिकल हैं। लेकिन इसके जरिए मैं बताना चाहूँगा कि इस सूट के लिए एक परफेक्ट पायलट वो बिल्कुल आप ही हैं। तो मैं तो सिर्फ यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस मोर इंजॉयबल बनाने के लिए आया हूँ, बाकी का सारा काम तो आप खुद ही कर सकती हैं और मैं यहाँ पे आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा मौजूद हूँ। सो हेलो मिस पॉट्स, मुझे लगता है कि आपको सर्व करके मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो क्या अब आप तैयार हैं अपनी ट्रेनिंग एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए? तो पेपर बोलती है कि हेल या, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। और यहाँ से हम लोग लॉस एंजलिस के अंदर एक चर्च के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे एक आदमी बैठ के दुआ वगैरह मांग रहा होता है, लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि उससे एक आदमी मिलने के लिए आता है और वो कोई और नहीं बल्कि टोनी स्टार्क होता है जो उस वक्त रूप बदल कर आया होता है और वो उससे गले लग के बोलता है कि जी अरे मैन, जरा आराम से बात करो, कोई मेरा नाम सुन लेगा तो मुश्किल मेरे लिए खड़ी हो जाएगी। तो वो उससे गले लगता है और बोलता है कि जीज मैन, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं था। तो स्टार्क बोलता है कि हाँ, यही तो मेरा पॉइंट था, कोई मुझे पहचान ना सके। और इस तरह हम दिखा रहा होता है टोनी स्टार्क कि किस तरह से उसने पूरा मेकओवर चेंज करा है ताकि वो लोगों के सामने आ ना सके और इसलिए वो यहाँ पे इससे मिलने के लिए आया क्योंकि इसको कुछ से कुछ खास काम है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मुझे जीते हुए कुछ घंटे गुजरे हैं और मेरी ज़िंदगी अच्छी हो गई, लेकिन अब तुम मेरे सामने आ गए हो जो कि मुझे नहीं पता कि मेरे लिए कौन सा ट्रबल लेकर आया है। तो बोलता है कि वेल, अगर तुम मेरी बात करो तो काफ़ी सालों से मेरी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, तुम्हें तो अंदाज़ा हो ही गया होगा, लेकिन आज मुझे सच में तुम्हारी यहाँ पे ज़रूरत है, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए आया हूँ। तो वो उसके पास आता है और बोलता है कि टोनी, मेरी बात सुनो, तुम इन सब चीज़ों से भागना ख़त्म कर दो, तुम उनको अपने हवाले कर दो क्योंकि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तुम उनसे नहीं भाग सकते हो, वो लोग बहुत हाई प्रोफाइल हो चुके हैं, तुम इस तरह से कहीं डिसअपियर नहीं हो सकते हो यार। तो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास तुम्हारी पावर्स काफ़ी टाइम से मौजूद नहीं है, लेकिन कम ऑन यार, तुम तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो बोलता है कि मैं भी ये बात समझता हूँ कि कोई अच्छा आदमी जो है जब किसी के पीछे पड़ जाए तो वो जो है उसको किसी ना किसी तरीके से ढूंढ ही लेता है और उसका पीछा छोड़ता नहीं है। और मुझे इस बात पे भी पूरा यकीन है कि जो लोग इस बार मेरे पीछे पड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है मुझ पर। तो बोलता है कि अच्छा, अगर ऐसी बातें तुम समझ भी रहे हो सारी बातें, तो मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ये बताओगे कि तुम मुझसे मिलने यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? लोगों को इस जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ लोग काम करते हैं और तुम इस जगह को एक बहुत बड़ा टारगेट बना रहे हो तो अपने यहाँ आने से। तो बोलता है कि मैं जानता हूँ हेनरी, कि मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पे आगे बहुत बड़ी एक टारगेट सेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो तुम लोग चंदा जमा कर रहे थे उसके अंदर मैंने $2 मिलियन का चेक तुम लोग को पहले से दे दिया है ताकि यहाँ पे कुछ हो तो तुम लोग संभाल सको। और इन केस मुझे तुम लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह है, मुझे लोगों की परवाह है, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? तो बोलता है कि टोनी देखो, तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है,
तो बोलता है कि देखो मुझे भागने की जरूरत है हेनरी, और तुम्हें मेरी बात जरा गौर से सुननी होगी। इस वक्त मैं एक आयरन मैन आर्मर के अंदर आया हूँ बैठ के, जो कि इस वक्त तुम्हारी चर्च की छत पे रखा हुआ है, और उसी के जरिए अभी 10 मिनट में मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। हैमर के सारे लोग यहाँ पे आएंगे बहुत बुरी तरीके से, और तुम्हें उनको संभालना होगा। तुम्हें उनकी सारी बातें मानना पड़ेंगी, तुम्हें जमीन पे लेटना पड़ेगा, अपने फिंगर्स को अपने सर के पीछे रखना पड़ेगा, और वो जो तुमसे कहें तुम्हें उसका सब कुछ सच सच जवाब देना होगा। और उसके जरिए तुम्हें जो है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वो लोग काफी ज्यादा क्लेवर हैं, तुम्हें जो है खाने के टाइम तक वापसी घर पे छोड़ देंगे। और अब मैं चलता हूँ। तो हेनरी वहाँ पे बैठता है और बोलता है कि ठीक है टोनी, अगर तुम्हें कुछ करना है तो फिर तुम कर सकते हो। यहाँ से हम ऑस्टिन टेक्सास के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे टोनी स्टार्क ने बेसिकली मारिया हिल को भेजा था यहाँ पे काम करने के लिए। और इसी तरह मारिया हिल जो है यहाँ पे जो है छुपके जासूसी करते हुए एक गाड़ी के अंदर आती है और वहाँ बैठ जाती है, और वो वहाँ से बैठ के उस फैसिलिटी पे नजर रख रही होती है जहाँ से उसको वो चीज़ चुरानी है। और इस तरह हम देखते हैं कि मारिया हिल अपना वहाँ पे गियर वगैरह पहनती है और ज़बरदस्त तरीके से उस जाल के अंदर से कूदते हुए जाती है, और बोलती है कि ये तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, ये तो मैं बहुत टाइम से करते हुए आ रही हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली वही हेनरी के पास हम शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हैमर के लोग आते हैं उसको पकड़ने के लिए। लेकिन साथ में हमें यहाँ पे पुराना फ्लैशबैक भी सुनाया जा रहा होता है, जहाँ पे इस हेनरी के बारे में बताया जाएगा कि दरअसल ये आदमी कौन था जिससे टोनी मिलने के लिए आया था। तो यहाँ पे हमें पुराना फ्लैशबैक सुनाया जा रहा होता है, जहाँ पे टोनी और उसके कुछ खास दोस्त मौजूद होते हैं, और वहाँ पे वो जो है उससे आके पूछती है एक औरत की, ये बताओ कि हेनरी कौन है और वो यहाँ पे कर क्या रहा है। तो टोनी बोलता है कि वो मेरा दोस्त है और इसीलिए वो यहाँ पे है। तो वो बोलती है कि मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। तो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इसके बारे में किसी ने नहीं सुना, लेकिन अब से 20 मिनट पहले तुम सब इसके बारे में जान चुके हो, तो क्यों ना अब तुम लोग 2 सेकंड के अपना मुंह बंद करो ताकि मैं तुम लोग को कुछ बता सकूं। अब से मैं तुम लोगों को एक चीज बताने वाला हूँ, वो एक ऐसी चीज है जिसको तुम कहीं लिखोगे नहीं, कहीं सेव नहीं करोगे, सिर्फ अपने दिमाग के अंदर हमेशा के लिए सेव करके रखोगे और उसको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। मैं तुम्हें एक ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ जो कि है calicom63@gmail.com, और उसका पासवर्ड है tonyw@sright। वॉवेल साइन की जगह 1 इस्तेमाल होगा और @ के साथ। और इस ईमेल एड्रेस को सिर्फ तुम जो पब्लिक प्लेसेस या लाइब्रेरीज या कॉफ़ी शॉप के इंटरनेट से एक्सेस करोगे या किसी भी तरीके से, लेकिन कभी भी अपने इंटरनेट से इसको एक्सेस करने की कोशिश मत करना। ये एक ऐसा अकाउंट होने वाला है, ये एक ऐसा ईमेल एड्रेस होने वाला है जो कि हमारे लिए पैनिक रूम का काम करेगा। तुम में से कोई भी जो है इस ईमेल एड्रेस को कभी भी, मैं कह रहा हूँ कि कभी भी किसी भी ईमेल को रिसीव या सेंड करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। हम सिर्फ इस ईमेल का इस्तेमाल करेंगे एक दूसरे को सिग्नल भेजने के लिए, एक दूसरे को चेतावनी करने के लिए, एक दूसरे को वार्न करने के लिए, और इसके जरिए हमें जो है कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा जब हमें एक दूसरे की जरूरत होगी। तो तुम लोग को करना ये होगा कि तुम लोग को एक हैबिट बनानी पड़ेगी, मतलब कुछ दिन के अंदर अपने दिन सेट कर लो, 1 से 2 दिन के अंदर तुम उस ईमेल एड्रेस को खोलोगे और चेक करोगे। तुम्हें कुछ खास करना नहीं है, सिर्फ किसी और के इंटरनेट से कनेक्ट हो जाना, कॉफी, लाइब्रेरी या किसी का भी, और तुम्हें उसका इनबॉक्स चेक करना है और कुछ भी नहीं। लेकिन तुम्हें उसके जरिए कोई ईमेल सेंड नहीं करनी है। तो अब तुम मुझसे सवाल करोगे कि अगर हम कुछ सेंड नहीं करेंगे तो हमें ईमेल रिसीव कैसे होगा जो हम चेक करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है मिस स्पॉट्स, लेकिन उसको वो रिसीव करने की जरूरत नहीं है। तो बोलता है कि तुम्हें जो है एक फेक ईमेल एड्रेस सेंड करना है। उसके में मतलब ये होगा, जब 2 का हमारे पास कॉलम आता है तो उसके अंदर तुम्हें जो कोई भी ईमेल सेंड कर रहा होगा, जैसे कि अगर मिस स्पॉट अपना ईमेल सेंड कर रही है तो वो अपने नाम का पहला लफ्ज़ यानी पी लिखेंगी और उसके सामने कुछ उल्टे पुल्टे अल्फ़ाबेट्स लिख देंगे, और आखिर में उस आदमी का लेटर लिखेंगे जिसको वो सेंड करना चाह रही है, जिसको वो सिग्नल भेजना चाह रही है। जैसे कि अगर वो मुझे भेज रही है तो वो टी लिखेंगी। और इसकी मैं मिसाल ऐसे देना चाहूँगा, जैसे अगर मुझे पेपर से बात करनी है, उसकी अटेंशन चाहिए, तो मैं किसी लाइब्रेरी में जाऊँगा, किसी गेमिंग जोन में जाऊँगा और वहाँ का इंटरनेट इस्तेमाल करूँगा और एक ईमेल टाइप करूँगा जिसमें मैं 2 के अंदर लिखूँगा टोनी ब्ला 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 99112233 और आखिर में पी, और मैं इसको सेंड कर दूँगा। बस इतना सा काम। इसके जरिए होगा ये कि जब किसी हम गलत ईमेल एड्रेस के ऊपर ईमेल सेंड करेंगे तो वापसी बाउंस बैक होकर हमारे ही इनबॉक्स में आ जाएगा, वो कहीं सेंड नहीं होगा, उसका एरर हमारे पास आ जाएगा, और हम में से सबके पास उसका पासवर्ड है, और हम जब इनबॉक्स चेक करेंगे तो हमें वो ईमेल मिल जाएगी। इसके जरिए हम सब जान पाएंगे कि किसको किसकी ज़रूरत है और कौन किससे बात करना चाहता है, और गवर्नमेंट इसको कभी ट्रैक नहीं कर पाएगी कि ये ईमेल कहाँ से सेंड किया गया था और किसने किया था, क्योंकि ये ईमेल एक्चुअली में कभी सेंड होगा ही नहीं, वो सिर्फ हमारे इनबॉक्स के अंदर ही रहेगा। और ये ईमेल जब सेंड किया जाएगा तो उसमें एक लोकेशन का नाम सेंड कर दिया जाएगा, और उस जगह के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी मैटर में हमें वहाँ पे पहुँचना होगा दूसरे इंसान से मिलने के लिए, क्योंकि उसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। और इस तरह हम देखते हैं कि जो टोनी के दोस्त यहाँ पे मौजूद होते हैं, बाकी के सारे जिसमें हेनरी भी शामिल होता है, वॉर मशीन भी, मारिया हिल भी और पेपर पॉट्स भी। तो उसमें से हेनरी, जिसके पास पहले पावर्स हुआ करती थी, वो पूछता है क्या तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा पैरानॉइड फील नहीं कर रहे हो? मतलब स्टार्क, ऐसा तुम्हें क्या काम पड़ सकता है जो कि तुम स्टार्क इंडस्ट्रीज के मेल सर्वर्स को छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के जो इस सड़े हुए ईमेल एड्रेस को इस्तेमाल करने का सोचोगे? तो बोलता है, तो मारिया बोलती है कि वाकई में टोनी स्टार्क, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम जैसा जीनियस आदमी ऐसी बात कर रहे हैं जिसके पास इस वक्त पूरा का पूरा शील्ड का कमांड है, वो दुनिया भर के सिक्योरिटी सिस्टम्स के ऊपर नजर रखता है, हर एक ईमेल उसकी आंखों के नीचे से होता हुआ जाता है, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम बहुत बड़े क्रिमिनल बन चुके हो। तो ये चीज़ मुझे तुम्हारी थोड़ी समझ में नहीं आई। तो टोनी मुस्कुराता है और बोलता है कि ऑफ कोर्स मारिया, तुम मेरी तरह नहीं सोच सकती, और मैं हमेशा हर चीज़ का सोच के रखता हूँ। और इस तरह हम बेसिकली देखते हैं प्रेजेंट के अंदर, क्योंकि टोनी स्टार्क ने ये सारी चीज़ें इन लोग को पहले समझा दी थी, तो इन लोगों ने हमें समझाने के लिए ये बताया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हेनरी जो होता है वो किसी को ईमेल टाइप कर रहा होता है एक लाइब्रेरी में जाके, और वहाँ से उस पर आदमी मिलने के लिए आता है और बोलता है कि तुमने मुझे पिंग करा था।
तो हम देखते हैं कि यहाँ पे उसने किसी और को नहीं बल्कि वॉर मशीन को पिंग किया होता है और वॉर मशीन उससे हेनरी से मिलने के लिए आया हुआ होता है और उसको वो पूरी कहानी सुनाता है कि किस तरह टोनी स्टार्क यहाँ पे आया और उसने किस तरह से बताया कि वो इन लोगों से भागने वाला है और उसको रोकने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे हेनरी बोलता है देखो स्टार्क जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो उन लोगों से भाग नहीं सकता है, वो अकेला है और वो कमज़ोर पड़ सकता है, इसलिए वॉर मशीन मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया ताकि तुम उसकी कोई मदद वगैरह कर सको। और बेसिकली हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वॉर मशीन जो है वो टोनी स्टार्क को ढूंढने के लिए जाता है ताकि उसको ढूंढ सके और उससे बातचीत वगैरह कर सके और उसको समझा सके कि उस तरह नॉर्मल से भागना बेकार है, उसको यहाँ पे बैठ के बात करनी चाहिए। और इस तरह वो टोनी को ढूंढ भी लेता है और उसके पीछे आगे बोलता है कि टोनी। तो टोनी बोलता है कि हो रोडी, आखिरकार तुम यहाँ कर क्या रहे हो और कैसे हो। तो वहाँ पे रोडी बोलता है कि तुम तो अपने पुराने सूट के अंदर हो टोनी और तुम इतनी आसानी से छुप नहीं सकते हो मेरे इस नए सूट से, इसलिए तुम्हें ढूंढना मेरे लिए एक इम्पॉसिबल टास्क नहीं था जो पहले कभी हुआ करता था। तो टोनी बोलता है कि जिम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो बोलता है कि देखो बॉस तुम्हें वापसी मेरे साथ चलना चाहिए, ये सब भागना जो है बेकार है, तुम्हें ये रोक देना चाहिए। अगर तुम इस तरह से भागते रहे तो मामला और ज़्यादा बिगड़ सकता है क्योंकि जब वो तुम्हें पकड़ेंगे वो तुम्हें जान से मार डालेंगे, लेकिन अगर तुम खुद से आ जाओ तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि ये सब बहुत बुरा है और मेरे ख्याल से ये जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो इससे तुम बद से बदतरीन बना दो इसको। मैंने इसीलिए सोचा कि मैं तुमसे जो हूँ इन पर्सन आके बात करने की कोशिश करूँ क्योंकि जब मुझे अथॉरिटीज़ भेजेंगी तो मैं फिर पीछे नहीं हट पाऊंगा। तुम यहाँ पे क्या आए हो कि मैं अपने फैसले के ऊपर दोबारा सोचूं? ऑसबॉर्न के हवाले मैं अपनी कस्टडी नहीं दे सकता हूँ, वो मैं उसके पास एक बार चले गया तो तुम्हें नहीं पता कि वो मेरे साथ क्या क्या कर सकता है। अब तुम यहाँ पे आए गए हो तो ये अच्छी बात है, अब जिम उनको पता चलना चाहिए कि तुम मुझसे यहाँ पे मिलने के लिए आए हो या मुझे रोकने के लिए आए हो। तो वॉर मशीन बोलता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, मैं कोई नॉर्मल ऑसबॉर्न के लिए काम नहीं करता हूँ जो कि मैं तुम्हें यहाँ पकड़ने के लिए आया हूँ। तो टोनी बोलता है कि हाँ ये तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन किसी ने अब तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम भी क्रिमिनल बन जाओगे, इसलिए हमें सबको ठीक करना होगा। और वहीं पे टोनी जो है वॉर मशीन के ऊपर अटैक करता है, उसके बूस्टर्स खराब करता है। तो बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया स्टार्क? और स्टार्क बोलता है कि हाँ तुम ऐसा ही कुछ समझ लो, अब तुम्हें यहाँ से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हें मुझसे लड़ना होगा और ये लड़ाई बिल्कुल असली लगनी चाहिए। तो वॉर मशीन बोलता है कि मैंने तुमसे इसीलिए कहा था, क्या तुम पागल हो चुके हो? मतलब तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मेरे आर्मर का नाम वॉर मशीन किसी वजह से है बॉस, तुम इसके आगे 2 सेकंड भी नहीं टिकने वाले हो। और इस तरह देखते हैं वॉर मशीन अपने सारे के सारे वेपन्स निकाल के लोड करता है छक छक और टोनी के ऊपर मारना शुरू करता है क्योंकि टोनी का ये आर्मर काफ़ी ज़्यादा पुराना है और इसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट अटैक भी मौजूद नहीं है। और टोनी बोलता है कि अरे यार ये तो सच में बहुत ज़ोर से पड़ रहा है, लेकिन स्टार्क भी वो स्टार्क है, ये वेपन्स सारे के सारे उसके बनाए हुए हैं तो उसको हराना इतना आसान नहीं है। और टोनी स्टार्क जो है अपना दिमाग चलाता है और सिर्फ रिपल्सर अटैक उसकी वहीं पे मारता है जहाँ जहाँ उसके वेपन्स लगे हुए हैं, जिससे सारे वेपन सिस्टम उसके बर्बाद हो जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि जब ये यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म से लड़ रहे होते हैं तो टोनी बोलता है कि इस वक्त हमारे लड़ने से यहाँ पे अच्छी खासी एनर्जी सिग्नेचर्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे जो कि उसके लोग अभी तक ट्रैक कर चुके होंगे और वो हमें ढूंढने के लिए आते ही होंगे। और ठीक ऐसा ही होता है, हम देखते हैं कि हैमर के सारे लोग जो बैठे हुए होते हैं उसमें से एक आदमी बोलता है कि सर हमें वो मिल गया है मुझे लगता है। और दूसरी तरफ हम लोग यहाँ मारी हेल के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो उस फैसिलिटी के अंदर घुसती है, वहाँ से वो चीज़ें पता करने के लिए जो टोनी स्टार्क ने उसको यहाँ पे पता करने के लिए भेजा है, उस हार्ड ड्राइव को चुराने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि दरअसल इस बेस के ऊपर जो है एक खतरनाक किस्म का विलन जो है उसने कब्जा कर लिया होता है और वो यहाँ पे लोगों को पकड़ के उनकी एनर्जीज को चुरा रहा होता है। और बेसिकली उस विलन का नाम है कंट्रोलर, जो कि लोगों को दरअसल माइंड वॉश करके अपने वश में कर लेता है। वहीं पर आर्मी बोलता है कि अब पीछे हटने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, नॉर्मन ऑसबॉर्न हमारी फाइट इस वक्त अच्छी तरह से देख रहा होगा और वो नोट्स भी ले रहा होगा, इसलिए तुम बिल्कुल पीछे मत हटना। तो बोलता है कि मैं अब पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाला हूँ, मैं तुम्हें अब स्ट्राइक करूंगा और बताऊंगा असली में कि मेरा आर्मर कितना ज़्यादा ताकतवर है। मेरा आर्मर ने इस वक्त तुम्हारे पूरे सूट की जो है छानबीन कर ली है, मेरे पास तकरीबन 19 अलग अलग मेथड है जिसके जरिए मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ। टोनी आखिरकार तुम इस फाइट को कितना ज़्यादा दूर तक ले जाना चाहते हो? तो टोनी मुस्कुराता और बोलता है कि मैं इसको आखिरी हद तक ले जाना चाहता हूँ रोडी, आखिरी हद तक। तो रोडी बोलता है कि अब इसके बाद मुझसे मत बोलना बॉस, तुमने खुद मुझसे मांगा है। और इस तरह हम देखते हैं कि रोडी अपने सारे के सारे मिसाइल्स वगैरह उसके ऊपर छोड़ देता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि टोनी को आके वो सारे के सारे मिसाइल्स लगते हैं और टोनी अपना बैलेंस खो बैठता है और नीचे समंदर की तरफ गिर रहा होता है। और वो बोलता है कि ग्रेट जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम करा। और टोनी बोलता है कि इसके जरिए मैंने अपना सारा का सारा सिस्टम बंद कर दिया था और अपनी सारी एनर्जी सिर्फ हाथ के रिपल्सर्स में ट्रांसफर कर दी थी। और इस तक देखते हैं टोनी स्टार्क जब सारी की सारी एनर्जी अपने आर्म रिपल्सर में लाता है तो उसके जरिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिपल्सर मारता है जिससे वॉर मशीन का पूरा सूट वो वहाँ पे बर्बाद हो जाता है। तो वहीं पर रोडी बोलता है कि डैम इट टोनी, ये मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा महसूस हुआ है, ये ठीक नहीं किया तुमने। और वहीं पर आयरन मैन बोलता है कि सारी की सारी पावर को दोबारा लाइफ सपोर्ट के लिए डायरेक्ट किया जाए, प्रेशर को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और इस तरह हम देखते हैं कि टोनी जाके समंदर में गिरता है और टोनी स्टार्क ने हमला उसके ऊपर इसीलिए करा वॉर मशीन पे क्योंकि अब उसका सूट जो है वो चीर चुका है और वो पानी में नहीं जा सकता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए वो वहाँ पे पानी में खड़ा हुआ सिर्फ तमाशा देख रहा होता है और बोलता है कि गुड लक बॉस, तुमने जो करना था वो कर लिया, लेकिन अब आगे तुम्हारा खुदा ही मालिक है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ नॉर्मन ऑसबॉर्न भी ये सारी फाइट देख रहा होता है और बोलता है कि रोडी के ऊपर नजर रखो और इस फीड को बंद कर दो यहाँ से। और विक्टोरिया तुम यहाँ पे आना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो बोलती है कि हाँ सर बोलिए क्या काम है। तो नॉर्मन ऑसबॉर्न बोलता है कि मेरे लिए मेरी प्राइवेट लाइन को ओपन करो और ये दरवाज़ा बंद करके चले जाना और पीछे से आने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़ौरन। तो विक्टोरिया बोलती है कि बिल्कुल सर जैसा आप कहें।
तो वहीं पे नॉर्मन ऑसबॉर्न उस लाइन पे मिलाता है कॉल और बोलता है कि देखो अब से चीज़ें इस तरह से काम करेगी, मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ। अभी तुम्हारे दरवाजे के ऊपर मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम आने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसको मेरे लिए टेक केयर कर लो और उसको पकड़ के अपने पास रखो ताकि मैं उसको ले सकूँ और उसके ज़रिए तुम्हारा एक कर्जा मेरे सर पर रहेगा जो मैं कभी ना कभी ज़रूर उतारूंगा। तो दूसरी तरफ सवाल आती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो ऑसबॉर्न। तो दरअसल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने किसी और का नहीं बल्कि अपनी टीम कबाल के एक मेंबर नेमोर से बात की होती है और बोलता है कि टोनी स्टार्क वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, उसको ढूंढो मेरे लिए और उसको जान से मार डालो, क्योंकि हमें पता है कि टोनी स्टार्क इस वक्त समंदर में गिरा है। तो नॉर्मन ऑसबॉर्न ने अपनी कोई फोर्सेस का इस्तेमाल ना करते हुए एक अच्छा सा दिमाग चलाया अपना और नेमोर का इस्तेमाल करने की कोशिश करी, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त नेमोर और टोनी स्टार्क की वैसी कॉमिक्स के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फाइटिंग चल रही है। तो वहाँ पे नेमोर को जब पता चलता है कि टोनी स्टार्क आ रहा है तो नेमोर बोलता है कि इससे अच्छी खबर मुझे और क्या मिल सकती थी नॉर्मन ऑसबॉर्न, और मैं खुशी खुशी इसका काम तमाम करूँगा। टू बी कंटिन्यूड।